नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम आर्थिक भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के कृषि प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। डरवेंट विटलसी महोदय के द्वारा जो कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्रदेश शब्द से क्या आशय है और कृषि प्रदेश शब्द क्या है। प्रदेश का मतलब है समान समरूप दशाओं का क्षेत्र, चाहे वे भौगोलिक भौतिक दृष्टि से हो या मानवीय दृष्टि से, यानी कि भौगोलिक रूप से समरूप दशाओं का क्षेत्र। कृषि प्रदेश भी इसी प्रकार से कि भूमि का एक विशेष क्षेत्र जहाँ कृषि करने की दशाओं एवं प्रतिरूप में व्यापक रूप से समानता हो एवं जो अपने समीपवर्ती कृषि प्रदेश से विशिष्ट रूप से भिन्न हो, कृषि प्रदेश कहते हैं। प्रदेश की यही है, समरूप हो और निकटवर्ती क्षेत्र से विशिष्टता लिए अपनी एक भिन्न पहचान रखता हो। तो कृषि प्रदेश यानी कि कृषि करने की दशाओं प्रतिरूप में समानता हो और समीपवर्ती कृषि क्षेत्र से एक विशिष्ट रूप से भिन्न हो। विटलसी महोदय ने विश्व को जो 13 कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत किया है उसे निम्न 5 आधारों पर वर्गीकृत किया है। ये 5 आधार क्या है? तो पहला फसल और पशु साहचर्य, दूसरा भू उपयोग की गहनता, कृषि उत्पादों का संसाधन तथा विपणन, मशीनीकरण का स्तर और कृषि संबद्ध भवनों एवं अन्य संरचनाओं के प्रकार व संयोजन। इन आधारों पर इनको बेस मानते हुए कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया है। और इसके आधार पर जो 13 कृषि प्रदेश जो निर्धारित वर्गीकृत किए हैं वे हैं चलवासी पशुचारण और व्यापारिक पशुचारण, स्थानांतरित कृषि प्रदेश, प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश, चावल प्रधान गहन कृषि, चावल विहीन गहन कृषि, व्यापारिक बागायती कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि, व्यापारिक दुग्ध उत्पादक कृषि, निर्वाह फसल और पशु उत्पादक कृषि, व्यापारिक फसल व पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, और 13वां अंतिम जो एक है वो है विशेषीकृत बागायती कृषि या उद्यानिकी कृषि या जिसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। तो इन 13 कृषि प्रदेशों को आज हम जो है इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। इन कृषि प्रदेशों की ये जो क्षेत्र, यहाँ की प्रमुख विशेषताएं, इनमें यहाँ जो कृषिगत इन आर्थिक क्रियाओं की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इन आर्थिक क्रियाओं के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले व्यापारिक पशुचारण। व्यापारिक पशुचारण जो है वह अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान आर्थिक क्रिया है। अपेक्षाकृत यानी कि जो चलवासी पशुचारण है उसकी तुलना में जो व्यापारिक पशुचारण है वह अधिक सुव्यवस्थित होता है और पूंजी प्रधान आर्थिक क्रिया है। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, किसी क्षेत्र में भेड़ तो किसी क्षेत्र में बकरी तो कहीं गाय, ऐसे किसी एक प्रकार के पशु को पशुपालन किया जाता है। और इनसे प्राप्त जो उत्पाद है मांस, खाल, मांस है, खाले यानी कि चमड़ा है, ऊन है, इनका वैज्ञानिक ढंग से इन्हें संसाधित कर और डिब्बाबंद पैकिंग कर जो है इन्हें विश्व बाजारों में निर्यात किया जाता है। इसकी तुलना में यदि अपन चलवासी पशुचारण से करें तो वहाँ पर जो पशु उत्पाद है उनका जो है कि इतना विश्व व्यापार नहीं होता है, केवल अपनी जो आवश्यकता पूर्ति जो है के लिए उन उत्पादों का उपयोग होता है, जबकि यहाँ पर उनका व्यापार किया जाता है। इसी प्रकार इसमें यह जो व्यापारिक पशुपालन है इसमें पशु प्रजनन, जननिक सुधार, बीमारी नियंत्रण और पशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इतना जो है पशुओं के जो स्वास्थ्य पर इतना विशेष ध्यान जो चलवासी पशुचारण में नहीं दिया जाता है। और आज से 200 वर्ष पूर्व ऊन और मांस की जब मांग बढ़ी तेजी से, तब यह व्यापारिक पशुचारण जो है उसका प्रारंभ हुआ। और इसमें जो है इस व्यापारिक पशुचारण में पशुओं को बड़े बड़े बाड़ों में रखा जाता है जिन्हें भिन्न भिन्न नामों से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो प्रेरीज घास मैदान है वहाँ पर इन बाड़ों को जो है रेंच कहा जाता है। पंपाज जो घास मैदान है अर्जेंटीना के, वहाँ इन्हें एस्टेंसिया कहा जाता है। लैटिन अमेरिका में इन्हें हेसिएंडास कहते हैं। और यूरोप में ऐसे जो पशु फार्म होते हैं, बड़े बड़े जो बाड़े होते हैं, उन्हें लतीफंडिका कहा जाता है। और विश्व में ये जो व्यापारिक पशुचारण का जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल है, प्रेरीज, स्टेपीज, डाउन्स, वेल्स, ये प्रमुख क्षेत्र हैं।
इसके अलावा उष्णकटिबंधीय घास मैदानों में भी यह आर्थिक क्रिया होती है। लेकिन उष्णकटिबंधीय घास मैदानों में जो है ये इतना सफल नहीं हो पाया है। प्रेरीज जो क्षेत्र है वहाँ पर मांस प्रदान करने वाली गाय और ऊन प्रदान करने वाली भेड़ें अधिक पाली जाती हैं। पंपास क्षेत्र में इसी से रिलेटेड जो है यहाँ अल्फा अल्फा घास जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। लगभग विश्व का आधा मांस निर्यात अर्जेंटीना से होता है। पंपास घास मैदान इसी कंट्री में है और अल्फा अल्फा घास यहीं अर्जेंटीना में सर्वाधिक मात्रा में होती हैं। ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसके कुल निर्यात में 2/3 जो है 2/3 जो है वो पशु उत्पादों से जो है इसके निर्यात मूल्य का 2/3 पशु उत्पादों से प्राप्त होता है। और न्यूजीलैंड का जो 90% जो निर्यात मूल्य है वो पशु उत्पादों से जो है प्राप्त होता है। इस प्रकार बहुत से देश ऐसे जहाँ की इकोनॉमी में जो है पशुपालन का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। और शीतोष्ण घास मैदान अतिरिक्त भी व्यापारिक पशु पालन जो है और किन क्षेत्रों में किया जाता है तो वो है यूनाइटेड किंगडम, इसी यूनाइटेड किंगडम का मोरलैंड क्षेत्र, एंडीज पर्वत के कुछ क्षेत्र वहाँ पर भी ये व्यापारिक पशुचारण जो है वो प्रचलित है। अब इसमें दोनों कंपैरेटिवली तरीके से अपन ने व्यापारिक और जो है चलवासी पशुचारण के बारे में पढ़ा है। क्षेत्र जो चलवासी पशुचारण के जो शुष्क प्रदेश हैं, ये जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, अटलांटिक अफ्रीका महाद्वीप के अटलांटिक तट से पूरा जो सहारा डेजर्ट होते हुए अरब डेजर्ट होते हुए मध्य एशिया तक का जो पूरा क्षेत्र है वो सबसे बड़ा प्रमुख क्षेत्र है चलवासी पशुचारण का। अब तीसरा प्रकार स्थानांतरित कृषि। ये भी कृषि का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है। मानव ने जब कृषि करना शुरू किया था प्रारंभ में तब वह स्थानांतरित प्रकार की कृषि ही करता था। इसमें जैसा हम जानते हैं कि किसी क्षेत्र में वनों को काटा जाता है, जलाया जाता है और वहाँ पर कृषि भूमि प्राप्त कर कृषि करते हैं। और जब 1-2 वर्षों के बाद लगता है कि यहाँ प्रोडक्टिविटी कम आ रही है तो कृषक जो है अन्यत्र जाकर पुनः वनों को काटता है और जलाता है और कृषि करता है। तो क्योंकि इसमें जंगलों को काटा और जलाया जाता है इसलिए इसे स्लेश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं और उसी का हिंदी नाम इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। स्थान बदलते हुए ये कृषि की जाती है, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये प्रश्न उपयोगी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न बनता है। तो स्थानांतरित कृषि को जो है विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम थोड़ा देख रहे हैं। सबसे पहले अफ्रीका जो क्षेत्र है वहाँ पर इन्हें किन नामों से जाना जाता है, तो जो मालागासी मेडागास्कर का क्षेत्र है वहाँ पर स्थानीय कृषि को टावी कहते हैं। कांगो जो कंट्री वहाँ इसको मसोले कहते हैं। भूमध्य अफ्रीकी जो देश हैं वहाँ पर इसे फेंग कहते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में इसे लोगन कहते हैं। सूडान में इसे नगासू कहते हैं और युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे का क्षेत्र वहाँ इसे चेतेमिनी कहते हैं। ये अलग अलग नाम। इसी प्रकार दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ वियतनाम और लाओस में स्थानांतरित कृषि को रे कहा जाता है। थाईलैंड में तमराई कहते हैं। म्यांमार में तुंगिया कहा जाता है। इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग कहते हैं, लादांग। सुमात्रा में इसे जुमा कहा जाता है। जावा जो इंडोनेशिया की एक दूसरा आइलैंड है, सुमात्रा भी इंडोनेशिया का आइलैंड है, जावा में इसे हुमा कहते हैं। फिलीपींस में इसे केनगिन कहा जाता है। तो ये कुछ नाम हैं, रे, तमराई, तुंगिया, लादांग, जुमा, हुमा, केंगिन, ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में। इसी में श्रीलंका में जो है स्थानांतरित कृषि को चेन्ना कहते हैं और भारत में दक्षिण जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ जूमिंग कहा जाता है और इतना ज़्यादा प्रचलित है कि भारत में स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कहा जाता है। मेनली यहाँ असम में कहा जाता है। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका के जो देश हैं वहाँ पर स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। मेक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं। ग्वाडेलपुर में इसे इचाली, ब्राज़ील में रोका, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। ये जो स्थानांतरित कृषक हैं, स्थानांतरित कृषि करने वाले कृषक, उन्हें भी विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिलीपींस में हानानू कहते हैं, वियतनाम में लामेट, मलेशिया में इबान, मेडागास्कर में टुकड़ा, युगांडा में अंगोरा
और केनिया में कम्बा। ये कृषक जो स्थानांतरित कृषि कहते हैं उनके नाम है। केनिया में कम्बा कहा जाता है, फिलीपींस में हानानू कहा जाता है। फिर है प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि, यानी कि स्थानांतरित कृषि के बाद पहली बार जहाँ पर स्थायी रूप से कृषि करना शुरू किया वह है प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि। उसके प्रमुख क्षेत्र मध्य अफ्रीका, पूर्वी एशिया, दक्षिणी अमेरिका जो हैं प्रमुख। दक्षिणी जो हमारा मध्य एशिया जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यह कृषि प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि जो है वो की जाती है। अब अगला एक इम्पोर्टेंट प्रकार है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि। इसके बाद हम दो जो प्रमुख प्रकार पढ़ रहे हैं, चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि और चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि। तो पहले चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया के, इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का क्षेत्र है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, इधर दक्षिण पूर्वी एशिया में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और फिर चीन, जापान तक यह क्षेत्र हैं जहां मेनली चावल की कृषि की जाती है। इन देशों में जहां 100 सेमी से अधिक वर्षा हो रही है वहां पर चावल की, और 100 सेमी से कम जहां वर्षा हो रही है वहां गेहूं की कृषि की जाती है। 100 सेमी जो वार्षिक समवर्षा रेखा है वो चावल और गेहूं के क्षेत्रों को विभाजित करती है। ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं यहाँ बड़े भूभाग पर चावल की कृषि की जाती है। लाओस के 95% एरिया पर, थाईलैंड के 90% एरिया पर, वियतनाम के 80%। इसी प्रकार अन्य और देश जिनके बड़े भूभाग पर जो है चावल की कृषि की जाती है। भारत में 25% क्षेत्र पर, चीन के 33% भूभाग पर जो है कृषि भूमि पर चावल की कृषि की जाती है। जहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है वहाँ पर आर्द्र चावल की कृषि होती है, और जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ शुष्क चावल की कृषि की जाती है। फिर है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि, यानी गहन कृषि और विस्तृत कृषि का जो है मैंने आपको डिफरेंस पूर्व वीडियो में बताया है। जहाँ कृषि भूमि जनसंख्या अनुपात में कृषि भूमि कम है वहाँ भूमि का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है, वर्ष में एक से अधिक फसलें ली जाती हैं। भूमि में जो है खाद का, उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग करके, उत्तम बीजों का उपयोग करके अधिकाधिक उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। गहन कृषि वहीं दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में चावल विहीन गहन, जिसमें प्रमुख फसल जो है गहन चावल विहीन जो गहन निर्वहन कृषि उसका क्षेत्र वहीं दक्षिण पूर्वी एशिया, परंतु दक्षिण पूर्वी एशिया के वे क्षेत्र जहाँ 100 सेमी से कम वर्षा होती है वहाँ पर यह कृषि की जाती है। और इसमें गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चना आदि फसलें ली जाती हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में इन्हीं में पर्वतीय जो क्षेत्र वहाँ पर मक्का की कृषि की जाती है। अब अगला प्रकार है व्यापारिक बागाती कृषि। ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कृषि का प्रकार है, महत्वपूर्ण है। यह जो बागाती कृषि जो प्लांटेशन फार्मिंग है, रोपण कृषि है, यह लगभग 500 वर्ष पुरानी है। उपनिवेशवाद के बाद प्रारंभ हुई है। 1500 में उपनिवेशवाद के साथ इस कृषि का विकास हुआ। विश्व की पहली जो रोपण कृषि है वो 15वीं शताब्दी में अफ्रीका के गिनी तट के पास से छोटे छोटे जो आइलैंड है वहाँ पर शुरू की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। एशिया में जो रोपण कृषि का प्रारंभ दक्षिणी पूर्वी और ये जो एशियाई जो भूभाग हैं वहाँ पर जो रोपण कृषि प्लांटेशन फार्मिंग जो शुरू हुई है वो स्वेज नहर के खुलने के बाद प्रारंभ हुई है। अन्य जो भूमध्य रेखा के समीपवर्ती जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश वहाँ लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया में यह बागाती कृषि मुख्य रूप से की जाती है, क्योंकि इसके लिए यही उष्णकटिबंधीय जलवायु अनुकूल होती है। प्रमुख जो बागाती फसलें हैं वे हैं चाय हैं, कहवा है, रबड़, केला, गन्ना, नारियल, ये प्रमुख बागाती फसलें हैं। चीन के विशिष्ट क्षेत्र में वर्षों से चाय की कृषि की जाती थी, परंतु उसका जो तरीका था उस कृषि को, वह बागाती कृषि का उदाहरण नहीं है। वह जंगली रूप से वहाँ पर चाय की पैदावार होती थी। जो वर्तमान जो विकसित बागाती कृषि की जाती है, व्यापारिक बागाती कृषि प्लांटेशन फार्मिंग, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। इसमें कृषि क्षेत्र का जो आकार है वह बड़ा होता है, बहुत विस्तृत होता है, अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इस कृषि में उच्च प्रबंधन और तकनीक की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करते हैं। यह एक फसली कृषि होती है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर
केंद्रित किया जाता है। सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है और बागान और बाजार जो हैं आपके फार्म जो हैं, कृषि के फार्म और जो मार्केट है वे सुचारू रूप से जुड़े होने जरूरी हैं। ये कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब जो बागाती कृषि है उसे विश्व के अलग अलग मतलब यूरोप के अलग अलग देशों ने अलग अलग क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ किसी अलग फसल को जो है अलग अलग क्षेत्रों में उसका जो है उस कृषि को विकसित किया। जैसे फ्रांस वासियों के द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में मेनली कॉफ़ी और कोको के बागान जो हैं वो लगाए गए। ऐसे ही ब्रिटेन द्वारा भारत और श्रीलंका में चाय के बागान लगाए गए। भारत और श्रीलंका में तो चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान और पश्चिम द्वीप समूह जो वेस्ट इंडीज़ के जो आइलैंड से वहाँ गन्ना और केले के बागान ब्रिटेन वासियों के द्वारा लगाए गए। इसी प्रकार अमेरिका के द्वारा फिलीपींस में नारियल और गन्ना के बागान लगाए गए। यानी कि यूरोप में फ्रांस वासियों और ब्रिटेन वासियों द्वारा और अमेरिका के द्वारा जो है अपने उपनिवेश देशों में वहाँ की जलवायु दशाओं के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृषि के बागान जो हैं लगाए गए। जैसे ब्रिटेन द्वारा भारत श्रीलंका में चाय के बागान लगाए गए, फ्रांस वासियों द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी और कोको के बागान लगाए गए। ये था बागाती कृषि के बारे में। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरेनियन जो फार्मिंग है इसके बारे में। भूमध्य सागरीय कृषि की सबसे पहले प्रमुख क्षेत्र कौन से थे? तो भूमध्य सागर के चारों ओर जो परित क्षेत्र हैं वो हैं। इसके अलावा दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में, चिली का मध्यवर्ती भाग मध्य चिली, दक्षिणी अफ्रीका देश का जो केप प्रांत है, दक्षिण पश्चिम प्रांत केप प्रांत, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ का जो क्षेत्र है, पर्थ और दक्षिणी एडिलेड का जो क्षेत्र है वे भूमध्य सागरीय कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो भूमध्य सागर के चारों ओर के परित क्षेत्र, फिर दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का केप प्रांत, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ और दक्षिणी एडिलेड का क्षेत्र। ये मुख्य क्षेत्र है भूमध्य सागरीय कृषि के। यहाँ पर मेनली जो है अंगूर, जैतून, अंजीर एवं खट्टे फलों की कृषि की जाती है। अच्छे अंगूर से उच्च गुणवत्ता की शैंपेन नाम की जो है मदिरा जो है वो बनाई जाती है। मुनक्का और किशमिश भी बनाई जाती हैं। शीतकाल में यूएस और पश्चिम यूरोप में जब फल और सब्जियों की किल्लत हो जाती है तब इस प्रदेश से जो है वहाँ की फल और सब्जियों की यूएसए और पश्चिम यूरोप में फल और सब्जियों की मांग जो है वो पूरी की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, यहाँ में शीतकाल में वर्षा होती है। सबसे महत्वपूर्ण एक विशेषता, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में जो जोत हैं उनका आकार तारानुमा या चौकोर होता है। निर्वाह और व्यावसायिक दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। जीवन निर्वाह फसलों में खाद्यान्न फसलें गेहूं जो उगाया जाता है और व्यावसायिक फसलों में फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। और कृषि का गहन और विस्तृत दोनों स्वरूप हैं। पिछले वीडियो में आपको बता दिया है गहन कृषि विस्तृत कृषि में क्या डिफरेंस है। तो ये थी भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, यह जो कृषि है यह मध्य अक्षांशों के जो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास मैदान है वहाँ पर यह कृषि जो है वो प्रारंभ की गई। पहले जब डिमांड नहीं थी, नई दुनिया के जो विस्तृत घास मैदान अधिकांश जो हैं, तो वहाँ पर जब जनबसाव कम था तब यहाँ पर बड़े घास भूमियाँ थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या के अनुसार ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर जो कृषि ये जो घास मैदान है इन्हें साफ करके यहाँ बड़े बड़े कृषि के जो हैं फार्म बनाए गए और वहाँ पर कृषि प्रारंभ की गई। पहले यही जो शीतोष्ण घास मैदान थे वहाँ पर चलवासी पशुचारण या व्यापारिक पशुपालन होता था, लेकिन बाद में यहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि प्रारंभ हुई। 19वीं शताब्दी के मध्य में कृषि मशीनों तथा रेल परिवहन के विकास के परिणाम स्वरूप इस कृषि का विकास हुआ 19वीं शताब्दी के मध्य में। और ये जो व्यापारिक अन्न उत्पादक जो कृषि है इसकी जो प्रमुख फसल है वो है गेहूँ।
ठीक है। बड़े बड़े कृषि के फार्म है शीतोष्ण घास मैदानों में, घास को साफ करके बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए गए और वहाँ मशीनों के द्वारा जो है विस्तृत प्रकार की कृषि की जाती है। विस्तृत कृषि यानी कि बड़े बड़े कृषि फार्म में मशीनों की सहायता से जो कृषि की जाती है, जहाँ प्रति इकाई उत्पादन तो कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन जहाँ अधिक होता है। प्रमुख फसल गेहूँ है, इसके अतिरिक्त ओट, राई, जौ आदि फसलें भी ली जाती हैं। प्रमुख क्षेत्र वही शीतोष्ण घास मैदान। कौन कौन से शीतोष्ण घास मैदान, कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो प्रमुख 5 क्षेत्र: यूएस कनाडा का प्रेरीज क्षेत्र, यूरोप का यूरेशिया का स्टेपीज क्षेत्र, अर्जेंटीना उरुग्वे का पंपाज क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स क्षेत्र। तो ये जो शीतोष्ण घास मैदान है, इसमें प्रेरीज घास मैदान ये यूएसए और कनाडा में, जहाँ वापस अलग अलग पेटियां हैं: बसंतकालीन गेहूं पेटी, शीतकालीन गेहूं पेटी। अर्जेंटीना में यही पंपाज घास मैदान, और इसके अलावा यूएस कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया का जो है, यह ऑस्ट्रेलिया जो है जहाँ डाउन क्षेत्र है, वहाँ भी गेहूं का तीसरा बड़ा निर्यातक है। तो ये जो प्रेरीज, स्टेपीज, पंपाज ये जो क्षेत्र हैं, ये बड़े गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक विस्तृत अनाज कृषि की जाती है, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि की जाती है। अगले कुछ 2-3 प्रकार और जो सेंस है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है व्यापारिक दुग्ध उत्पादक कृषि या व्यापारिक दुग्ध उत्पादन। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का उन्नत और दक्ष प्रकार है। इसमें दुधारू पशुओं का जो है उन्नत तरीके से उनका पालन किया जाता है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जो जीवन स्तर ऊंचा उठने के साथ दूध और दूध से बने उत्पादों की जो मांग है वो तेजी से बढ़ी और उसके साथ यहाँ डेयरी फार्मिंग जो है वो विकसित हुई। विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में 90% जो यह प्रोडक्ट दूध और से बनी वस्तु प्राप्त की जाती है वो गाय से प्राप्त होता है 90% दूध। ठीक है। इसमें अधिक पूंजी निवेश होता है। इस कृषि की विशेषता डेयरी फार्मिंग की पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन, इनकी चिकित्सा, स्वास्थ्य पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है और गहन श्रम की आवश्यकता होती है और वर्ष भर इसमें श्रम की आवश्यकता होती है। गहन श्रम वर्ष भर उसकी आवश्यकता होती है। डेयरी फार्मिंग के विश्व में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उत्तरी पश्चिम यूरोप, जहाँ डेनमार्क और ये सारे देश आ जाते हैं। उत्तर पश्चिम यूरोप एक प्रमुख क्षेत्र है। उत्तरी पूर्वी यूएसए, दक्षिणी पूर्वी कनाडा का क्षेत्र, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का। तो ये जो कुछ क्षेत्र हैं जो विश्व में डेयरी फार्मिंग के सबसे प्रमुख क्षेत्र हैं। पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ: उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पूर्वी यूएसए, दक्षिणी पूर्वी कनाडा का क्षेत्र, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और इसी का एक आइलैंड तस्मानिया जो इसके दक्षिण पूर्वी भाग में है। ये विश्व में डेयरी फार्मिंग के प्रमुख क्षेत्र हैं। यूरोप में अटलांटिक तट से मास्को तक जो 350 किलोमीटर लंबी जो एक पट्टी है, 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, वहाँ पर ये डेयरी फार्मिंग मेनली किया जाता है। डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, गुणवत्ता युक्त अपने डेयरी प्रोडक्ट के लिए। और जब 1882 में पहला जो रेफ्रिजरेशन युक्त जो जलयान की सुविधा प्रारंभ हुई, उसके बाद जो सुदूर में स्थित जो न्यूजीलैंड है, वहाँ के जो दूध से बने प्रोडक्ट है वो विश्व भर में विक्रय होने लगे, यूरोप तक पहुँचने लगे। और इस डेयरी फार्मिंग को जो है ये जलयान युक्त जो रेफ्रिजरेशन युक्त जो जलयान है उसने डेयरी प्रोडक्ट का विश्व व्यापार जो है वो संभव बना दिया। नेक्स्ट है निर्वाह फसल और पशु उत्पादक कृषि। जीवन निर्वाह के लिए कृषि फसल और पशु पालन दोनों साथ की जो आर्थिक क्रिया है। जीवन यापन हेतु अन्न उत्पादन और पशुपालन दोनों को अपनाया जाता है। फसल उत्पादन परंपरागत तरीकों से किया जाता है। बीजों की गुणवत्ता भी कम होती है। इसमें जो प्रमुख फसलें वो गेहूँ और जौ ली जाती हैं। और ये जो जीवन निर्वाह फसल और पशु कृषि जो है, जिसे मिश्रित कृषि भी कहते हैं, ये मेनली मेक्सिको, तुर्की, ईरान, इराक, मध्य एशिया में की जाती है। देन फिर है व्यापारिक फसल एवं
पशुपालन यानी कि मिश्रित कृषि, व्यापारिक मिश्रित कृषि। जब कृषि के अंतर्गत कृषि और पशुपालन साथ साथ किया जाता है उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। और इसको यदि जीवन निर्वाह के लिए की जाती हैं तो वह है निर्वाह फसल और पशु उत्पादक मिश्रित कृषि, या निर्वाह मिश्रित कृषि कह सकते हैं उसको। और जब ये इसमें अधिशेष प्रोडक्शन उत्पादन को बेचा जाता है, व्यापार किया जाता है, यह है व्यापारिक मिश्रित कृषि। यह जो कृषि है इसमें भी यही कृषि कार्य और पशुपालन साथ साथ किया जाता है। और यह कहाँ की जाती है? तो वहीं ब्रिटिश संस्कृति के देश जहाँ डेयरी फार्मिंग की जाती है, यानी कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पूर्वी यूएसए, दक्षिणी पूर्वी कनाडा का क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो कंट्री जो ब्रिटिश संस्कृति के जो देश है वहाँ पर यह व्यापारिक मिश्रित कृषि की जाती है। इस कृषि के इस प्रकार में कृषि भूमि के लगभग 20% भाग पर चारा फसलें बोई जाती हैं। फसलों में खाद्यान्नों की और जो अन्य जो फसलें बोई जाती है उसमें भी खाद्यान्नों की प्रधानता होती है। इसमें यूरोप में गेहूं फसल बोई जाती है इस मिश्रित कृषि में, और यूएसए में मक्का की प्रधानता रहती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त जड़ वाली फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। सलजम है, आलू है, चुकंदर है, और जोतों का आकार इसमें बड़ा होता है। अंतिम एक प्रकार 13वां जो विटलसी महोदय ने बताया है वह है विशिष्ट बागाती कृषि, जिसे ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। यह जो एक नवीन कृषि का जो प्रकार है, ये बड़े बड़े जो नगर हैं उन नगरों के बाह्य भाग में यह कृषि की जाती है। बड़े बड़े नगरों में दूध की और फल और सब्जियों की जो बड़ी डिमांड रहती है उसको पूरा करने के लिए बड़े नगरों से 200-400 किलोमीटर डिस्टेंस का जो पूरा क्षेत्र होता है उनके परिध, वहाँ पर यह विशिष्ट बागाती कृषि की जाती है। किसानों द्वारा फसल उत्पादन और सब्जी उत्पादन विशेषीकृत रूप से किया जाता है। यह भी गहन पूंजी प्रदान कृषि है। फसलों का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाता है। उच्च स्तरीय इनका व्यापारीकरण होता है, और नगरों से दूर उपयुक्त जलवायु के अंतर्गत ट्रकों के द्वारा जो है ये जो फसलें हैं, उत्पाद है, उनको बाजारों तक लाया जाता है। इसी वजह से इनको ट्रक फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि फल सब्जियों को शाम के वक्त जो है ट्रकों में भर के तड़के सुबह जो है ये फल सब्जियां हैं वो बड़े नगरों के बाजारों तक पहुंच जाती हैं। यह भी वहीं ब्रिटिश संस्कृति के जो कंट्रीज़ हैं वहीं पर ये मुख्य रूप से विशिष्ट बागाती कृषि प्रचलित है। उत्तरी पूर्वी यूएसए, पूर्वी कनाडा, पश्चिमी यूरोप, मॉस्को क्षेत्र, इसके अलावा चीन, भारत, जापान में भी जो बड़े नगर हैं वहाँ पर यह कृषि की जाती है। और नीदरलैंड में जो है पुष्प उत्पादन जो है, फ्लोरिकल्चर जो होती है, वह भी इसी विशेषीकृत बागाती कृषि का उदाहरण है। ये मुख्य रूप से जो 13 कृषि प्रदेश हैं इसके बारे में आपके सिलेबस में जितनी नीड थी, क्योंकि एक ही टॉपिक दे रखा है जिसमें सारे हैं, तो एक संक्षिप्त परिचय जो है आपको मैंने इनका दिया है। आपको इसके एक बार इस वीडियो को पुनः 1 या 2 बार आप सुने और आप स्क्रीनशॉट लेके इनके नोट्स भी उतार सकते हैं। बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपको बताया, और ये आपके एकेडमिक के साथ साथ जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से भी पिन पॉइंट तरीके से ये नोट्स थे जिनको मैंने आपको थोड़ा डिटेल में वीडियो के माध्यम से बताया है। आपको धन्यवाद। अपना अध्ययन जो है वो सुचारू रूप से आप करें। थैंक्स।